हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 156। इससे पहले इस कहानी के 155 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। शोभित ने भी अपने आंसुओं को अच्छे से साफ किया और फिर चेहरे पर वही शरारत लाकर पलटकर बोलता है कि चले। शिखा भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी ऐसे शोभित को देखकर, क्योंकि उसने कभी भी शोभित को रोते हुए नहीं देखा था। शोभित ने भी शिखा की कलाई पकड़ी और फिर उसे लेकर सीधा वॉशरूम से बाहर आ जाता है। फिर वो बहुत ही प्यार से शिखा को ऐसे ही लेकर पार्टी में शामिल हो जाता है। शिखा भी इस वक्त शोभित के इस व्यवहार से थोड़ा सा भावुक हो गई थी। अब देखते हैं आगे। निहाल और शुभ दोनों की नज़रें शिखा पर गई तो निहाल बोलता है कि अबे यार, तू तो सच में भाभी को लेकर आ गया यार। शिखा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी और तभी शुभ बोलता है कि अरे, इसकी वाली तो आ गई है यार। तेरी वाली कहाँ पर है? अभी तक तेरी वाली आई क्यों नहीं है? निहाल ने भी अपनी फैमिली वालों की तरफ घूर कर देखा और फिर तभी अवनी भी पार्टी के अंदर आ जाती है। अवनी के हाथ में एक बड़ा सा बैग था और एक छोटी सी टोकरी भी थी। जैसे तैसे वो उसे संभाल कर धीरे धीरे अंदर आ रही थी और उसके पीछे ड्राइवर भी कुछ डिब्बे लेकर खड़ा हुआ था। नील भी जल्दी से अवनी के पास गया और उसने भी अवनी के हाथ से वो छोटी सी टोकरी ले ली और हाथ से वो बैग भी लेकर एक सोफे पर रख दिया और फिर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर बोलता है कि यार, तुम तो बिल्कुल इंडियन टिपिकल बहू बन गई हो। सच में कितनी भयानक जिम्मेदारी उठा रही हो तुम। अवनी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलती है कि क्या करूं मैं, देवर जी की शादी है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तभी निहाल बोलता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन देवरानी जी कहाँ पर हैं? अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? अवनी भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से बोलती है कि नव्या अभी तक नहीं आई क्या? मैंने तो उसे बहुत पहले ही भेज दिया था। ये सुनते ही निहाल ने नव्या को कॉल कर दिया और नव्या ने भी फ़ोन रिसीव किया और वो बोलती है कि ट्रैफिक में हूँ, इस समय बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। निहाल बोलता है कि कब से हो ट्रैफिक में? नव्या ने कहा कि पता नहीं, यहाँ पर कोई पुल पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, जिस वजह से बहुत ही लंबा जाम लगा है, इसी वजह से मैं अभी तक नहीं आ पाई हूँ। वो मैं दूसरे रास्ते से आ गई हूँ ना, इसीलिए। निहाल ने भी अपना सर खुजाते हुए कहा, तो मुझे अपनी लोकेशन भेजो। नव्या ने भी फ़ोन को कट किया और फिर अपनी लोकेशन निहाल के फ़ोन पर भेज दी। निहाल ने भी नील की तरफ देखकर कहा कि भैया, नव्या तो 60 फुटा रोड काले जाम पर फंस गई है, अभी तक वो आई ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? नील बोलता है कि मैं और अवनी अभी जाते हैं, उसे लेकर आ जाएंगे। निहाल ने कहा कि नहीं नहीं, आप सब मत जाओ, मैं अकेला जाता हूँ, बाइक पर उसे लेकर आ जाऊंगा। यह सुनकर तो सभी लोग हैरानी से निहाल की तरफ देखने लगे थे। तो निहाल बोलता है कि यार, अब क्या हो गया है? अपनी बीवी को लेने के लिए जा रहा हूँ, बीवी नहीं आएगी तो फिर सगाई कैसे होगी? सब लोग इतना मुंह फाड़ कर क्यों देख रहे हो मुझे? इतना कहकर निहाल भी सोफे से उठा और फिर दादाजी के पास जाकर बोलता है कि दादाजी, बुलेट की चाबी दो ना प्लीज। दादाजी ने भी कुर्ते की जेब में से बुलेट की चाबी निकाल कर निहाल की ओर बढ़ा दी। निहाल ने भी बुलेट की चाबी ली और फिर वहां से जाने लगा। सीमा जी ने कहा कि निहाल बेटा, तुम मत जाओ ना, मैं किसी नौकर को भेज देती हूँ, वो ले आएगा नव्या को। निहाल बोलता है कि तो फिर मैं भी तो अपनी बीवी का नौकर ही हूँ ना मम्मी जी, मैं ले आऊँगा। वैसे भी कोई और मेरी बीवी को लेकर क्यों आएगा भला, जब मैं खुद ही हूँ, मैं खुद लेकर आऊँगा। इतना कहकर उसने भी संजय की तरफ देखा और बोलता है कि क्यों पापा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? संजय भी निहाल की तरफ देखकर बोलता है कि बहू को लेकर जल्दी आना निहाल, तो जरा सी भी देरी नहीं होनी चाहिए। निहाल ने भी गर्दन हाँ में हिलाई और वहां से चला गया। तो वहीं पार्टी में मौजूद कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे। कुछ तो निहाल की हरकत पर बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे थे, तो कुछ को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। कुछ अलग ही लेवल की बातें करने लगे थे। एक औरत बोलती है कि देखा देखा आप लोगों ने, नव्या मिस्टर ओबरॉय की सगी बेटी नहीं है, तो फिर कैसे उसका ध्यान नहीं रखते ये लोग? और तभी दूसरी बोलती है कि अच्छा ही हुआ निहाल से शादी हो रही है, बेचारी को अपनी फैमिली भी मिल जाएगी, उसने भी बहुत ज़्यादा कष्ट झेला होगा इनके घर में। तो वहीं दूसरी तरफ निहाल भी बाइक को चला रहा था और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अजीब पागल लड़की है यार, 2 घंटे पहले नहीं जा सकती थी ये? इतने अच्छे से तैयार होकर आया था मैं, और अब तो सारा का सारा पाउडर मेरे मुंह पर ही लग जाएगा। इतना कहकर निहाल भी जैसे तैसे उस ट्रैफिक से निकलकर सीधा नव्या की गाड़ी तक पहुंचता है। तो नव्या भी अभी खुद मुंह बनाकर गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। उसका इतना स्पेशल दिन था आज, जो कि पूरी तरह से खराब होता जा रहा था। उसका दिमाग पहले से ही खराब था।
निहाल ने भी बाइक सीधा नव्या की गाड़ी के बराबर में आकर रोकी और फिर अपने हेलमेट का शीशा ऊपर करके कहा कि तुम 2 घंटे पहले यहाँ पर नहीं जा सकती थी क्या यार, जरूरी था तुम्हें उसी टाइम पर निकलना। नव्या ने भी निहाल की तरफ देखा और बोलती है कि मैं 2 घंटे पहले ही गई थी, 2 घंटे तो मुझे जाम में ही हो गए हैं। अवनी दीदी पहुंच गई क्या? निहाल बोलता है कि और क्या, पहुंच जाएंगी ही। अवनी दीदी तुम्हारी तरह ढीली थोड़ी ना है, हर काम टाइम पर करती हैं। वो बहू का पूरा पूरा फर्ज भी निभा रही हैं और बहन का भी फर्ज निभा रही हैं और भाभी का भी। और खुद को देखो तुम कैसे सजी धजी बैठी हुई हो। बस अब उतरो जल्दी से गाड़ी से और बैठो मेरी बाइक पर। नव्या भी मुंह बनाकर निहाल की तरफ देख रही थी। निहाल बोलता है कि ऐसे मत देखो मुझे घूर घूर कर, बैठो बाइक पर वरना यहीं पर सगाई करनी पड़ेगी मुझे। और यहाँ पर हमारे रिश्तेदार भी नहीं है जो क्लैपिंग कर देंगे, समझ आई बात? नव्या का चेहरा भी अब एकदम से उदास हो गया था। वो भी अब धीरे से गाड़ी से नीचे उतरती है और फिर भरे हुए गले से बोलती है कि आज मेरा इतना स्पेशल दिन था, सब कुछ खराब हो गया है। नव्या के चेहरे को देखकर निहाल भी अब थोड़ा सा सीरियस हो गया था। उसने भी अपना हेलमेट उतारा और फिर नव्या की तरफ देखकर कहा कि अरे अरे यार, ऐसे कैसे खराब हो गया है तुम्हारा दिन? मैं होने ही नहीं दूंगा खराब तुम्हारा दिन। तुम बैठो ना बाइक पर, देखो अभी तुम्हें उड़ा कर लेकर जाता हूँ मैं और फिर अच्छे से खुशी खुशी सगाई करेंगे। नव्या बोलती है कि सारा मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। निहाल बोलता है कि यार ऐसे कैसे खराब हो जाएगा, रुको। इतना कहकर उसने भी अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला और फिर नव्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसके चेहरे पर बहुत ही प्यार से अपनी जेब से निकाला हुआ रुमाल लपेट दिया और फिर धीरे से अपना हेलमेट उसे पहनाने लगा। नव्या बोलती है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हेयर स्टाइल पूरी तरह से खराब हो जाएगा, मुझे नहीं पहनना है ये। निहाल बोलता है कि अरे नहीं होगा, चुपचाप से पहन लेना ना इसे, सच में वहां तक जाते जाते एकदम से मंजुलिका बन जाओगी तुम अगर इसे नहीं पहनोगी, और फिर तुम्हारा जितना भी स्टाइल है ना सब धरा का धरा रह जाएगा। नव्या के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। निहाल ने भी नव्या को ठीक से अपना हेलमेट पहना दिया और बोला कि चलो अब जल्दी से बैठो बाइक पर। नव्या भी निहाल की बाइक पर बैठने की कोशिश कर रही थी लेकिन इतना ज़्यादा भारी भरकम सा लहंगा होने की वजह से वो बैठ नहीं पा रही थी। इतने में ही पीछे से किसी ने जोर से हॉर्न मारा। ओ भाई साहब, अपनी बाइक थोड़ा सा आगे लेकर जाओ यार, देखो आगे वाली गाड़ी चल गई है मगर तुम्हारी तो गाड़ी अभी यहाँ पर ही रुकी पड़ी है। निहाल भी अपनी बाइक को स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे लेकर गया और तब तक नव्या भी अपना लहंगा संभालते हुए उसकी बाइक तक आ गई थी। निहाल ने भी बाइक पर बैठे हुए ही अपना हाथ पीछे करके नव्या के लहंगे को उठाया और फिर बोलता है कि बैठो अब जल्दी से बैठो, इससे ज़्यादा लहंगा नहीं संभाल पाऊंगा मैं। नव्या ने भी अब जल्दी से जैसे तैसे निहाल को पकड़कर बाइक के ऊपर बैठ जाती है। निहाल बोलता है कि ठीक से बैठ गई हो ना? नव्या ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और उसे जवाब दिया तो उसका हेलमेट भी सीधा निहाल के सिर पे ही आकर लग जाता है। निहाल ने भी अपने सिर को जोर से रब किया और फिर हल्का सा पीछे पलटकर नव्या की तरफ घूर कर देखा। फिर बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है इसीलिए कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तो छोड़ रहा हूँ तुम्हें, समझे तुम? तभी नव्या भी एकदम से टपाक से निहाल की कमर पर जोर से मारकर बोलती है कि वरना क्या कर लेते तुम, क्या करते तुम, बोलो। निहाल भी अपनी मासूमियत के चलते बहुत ही प्यार से बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना, चलो अब चलते हैं। इतना कहकर निहाल ने भी बाइक स्टार्ट करी और फिर धीरे धीरे जैसे तैसे उसे ट्रैफिक से निकाल कर आगे की तरफ लेकर आ गया। लेकिन जब वो आगे आया तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। वो बोलता है कि अभी यहाँ पर ही खड़े रहो, ये राइट साइड वाला ट्रैफिक जाएगा उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से जाओगे। निहाल ने भी उसे घूर कर देखा तो अभी राइट साइड वाला ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, उसे जाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते। निहाल ने भी अपने हाथ जोड़कर कहा कि ओ अंकल जी प्लीज़, मेरी इसके साथ आज सगाई होने वाली है, यहाँ पर 2 घंटे से ये ट्रैफिक में पहले से ही फंसी हुई है, अगर टाइम से अब घर नहीं पहुँचेंगे ना तो फिर शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और फिर आप तो जानते ही हो ना, इंडियन पेरेंट्स को हर काम शुभ मुहूर्त पर ही करने के लिए उनका मन उतावला रहता है, तो प्लीज़ हमें जाने दीजिए ना भाई साहब, प्लीज़ अंकल जी छोड़ दीजिए। पुलिस वाले को भी निहाल की बातों पर यकीन आ गया था। उसने भी अब बैरियर को हटाते हुए कहा कि ठीक है जाओ निकलो, जल्दी से निकल जाओ तुम। निहाल ने भी अपनी बुलेट जल्दी से स्टार्ट करी और फिर नव्या को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया।
अगले आधे घंटे में ही निहाल ने अपनी बाइक वेन्यू पर आकर रोकी। नव्या भी बहुत ही ज़्यादा आराम से बाइक से नीचे उतर जाती है। निहाल भी बहुत ही प्यार से गाड़ी से उतरा। उसने भी नव्या के सिर से हेलमेट निकाल दिया और उसे हैंडल पर टांगा और उसके चेहरे से रुमाल भी खोल दिया। और फिर उसके चेहरे पर आई हुई थोड़ी बहुत जुल्फों को ठीक करते हुए बोलता है कि देखो, बिल्कुल भी मेकअप खराब नहीं हुआ है। जैसे मेकअप पार्लर से निकली थी ना, वैसे के वैसे ही लग रही हो तुम। यकीन नहीं आता है ना, तो जाओ फिर तुम भी ना आराम से मिरर में देख लो अपनी शक्ल। नव्या भी झुककर बुलेट के मिरर में देखती है तो वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सच में उसका मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। नव्या ने भी निहाल की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो निहाल। निहाल बोलता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ना चेहरे पर इतनी ज़्यादा लीपा पोती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ना बिल्कुल सादे मेकअप में ही अच्छी लगती हो। इतना मेकअप क्यों करवाया हुआ है तुमने? अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। नव्या भी मुंह फुलाकर निहाल की तरफ देखकर घूरने लगती है और फिर बोलती है कि आज मेरी सगाई होने वाली है, मेकअप तो कराती ही ना। मेकअप तो मुझे कराना ही था सुंदर लगने के लिए। निहाल बोलता है कि तुम ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो चेहरे पर ये इतना ज़्यादा एडवांस सा एशियन पेंट की पट्टी कर कर क्यों अपने चेहरे को एकदम से कबाड़ा कर रही हो तुम? बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे ये पेंट। रुको, तुम एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। इतना कहकर उसने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर नव्या की बिना उससे पूछे ही फ़ोटो खींची हुई और फिर मोबाइल में नव्या को दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो, ये कितनी अच्छी लग रही है फ़ोटो तुम्हारी। ये देखो तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो इस फ़ोटो में। नव्या ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूर कर निहाल की तरफ देखा और बोलती है कि अभी तो कह रहे थे कि मैंने इतना सारा मेकअप कर लिया है। निहाल बोलता है कि तुम वो सब कुछ तो छोड़ो, इस फ़ोटो को देखो ना, खूबसूरत लग रही हो ना तुम इस फ़ोटो में या फिर नहीं? नव्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोलती है कि हाँ, लग तो रही हूँ। तो निहाल ने भी फिर से अपना फ़ोन लिया और फिर उसमें से नव्या की एक और सिंपल सी फ़ोटो निकाल कर उसे दिखाई, जिसमें नव्या ने हल्का-फुल्का सा ही मेकअप किया हुआ था, जो कि एकदम से ना के बराबर लग रहा था। निहाल ने भी वो फ़ोटो नव्या को दिखाते हुए फिर से बहुत प्यार से कहा कि हाँ, अब ये देखो, इसमें तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, एकदम से मासूम, एकदम से प्यारी। नव्या भी अपनी फ़ोटो को ही देख रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि ये फ़ोटो खींची कब गई और कैसे खींची गई, क्योंकि वो फ़ोटो ऐसी खींची गई थी जिसमें नव्या को जैसे पता ही ना हो। लेकिन सच में नव्या उस फ़ोटो में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। निहाल बोलता है कि मैं जानता हूँ आज तुम्हारे लिए तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है और मेरा भी है यार, लेकिन फिर भी तुम ना कम ही मेकअप करती हो तो फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। इतना मेकअप लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चेहरे पर फेस मास्क चढ़ा लिया हो तुमने और उसके ऊपर पता नहीं कितना कुछ चढ़ा लिया है। सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है मुझे ये मेकअप। नव्या की आंखें भी अब निहाल की बात सुनकर नम हो गई थी। वो भरे हुए गले से बोलती है कि मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? मतलब तुम्हें मेरा मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? तुमने मेरा दिन ही पूरी तरह से खराब कर दिया है निहाल। निहाल ने भी कान पकड़कर बहुत ही धीरे से कहा कि अरे यार मेरी माँ, मैंने दिन नहीं खराब किया है तुम्हारा, बल्कि तुम्हारी ब्यूटिशियन ही बहुत ज़्यादा खराब थी। उसने कुछ ज़्यादा ही एकदम से परत चढ़ा दी है तुम्हारे चेहरे पर। नव्या बस रोने ही वाली थी कि तभी निहाल ने हंसकर कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो रोने लगी। सच में मजाक भी नहीं समझ आता है क्या? तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो आज, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। चलो अब सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। नव्या ने कहा कि सच बोल रहे हो ना तुम? निहाल ने भी प्यार से मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। तभी अवनी भी बाहर आ जाती है। उसने भी नव्या को देखा तो वो भी एकदम से बोलती है कि अरे वाह नव्या, चलो तुम आ गई, अब जल्दी से अंदर चलो। नव्या बोलती है कि दीदी पहले ये बताओ कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना? अवनी ने भी निहाल की तरफ घूर कर देखा और वो भी समझ गई थी कि निहाल ने सच बोल दिया है। अवनी बोलती है कि निहाल को क्या पता मेकअप के बारे में, मुझसे पूछो कि तुम आज कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। चलो अब अंदर चलते हैं। इतना कहकर उसने भी नव्या की बाजू पकड़ी और फिर उसे बहुत ही प्यार से अंदर लेकर जाने लगी। तो वहीं निहाल ने भी अब एक गहरी सांस ली और तभी पीछे से नील बोलता है कि तो फिर आज से झूठ बोलने की शुरुआत हो गई ना? निहाल ने भी हल्का सा पलट कर नील की तरफ देखा और बोलता है कि मैंने क्या झूठ बोला है भैया? मैंने कौन सा इतना बड़ा झूठ बोल दिया है? आप तो बस ऐसे ही बेकार में बोलते रहते हो। निहाल बोलता है कि यही ना कि तुम आज मजाक कर रहे थे? निहाल ने भी अपने सिर को एकदम से खुजलाकर कहा कि वो तो मैं मजाक ही कर रहा था भैया।
इतना कहकर वो भी अब धीरे से अंदर चला गया था। तो वहीं नील के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अपने भाई की इतनी मासूमियत देखकर अगले 10 मिनट में निहाल ने नव्या को बहुत ही प्यारी सी रिंग पहना दी थी और फिर नव्या ने भी निहाल को पहना दी थी। सबने बहुत अच्छे से क्लैपिंग की और दोनों ने मिलकर घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया। दोनों ही फिर आकर आराम से सोफे पर बैठ गए थे और वहां पर आए हुए लोग उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स और आशीर्वाद दे रहे थे। शुभ भी सीधा दिशा के पास गया, जो कि अभी सौम्या के पास में ही खड़ी हुई थी। शुभ ने दिशा को बहुत ही प्यार से हल्के से धक्का मारते हुए कहा कि अब हमारी बारी है। दिशा के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और आंखों में हल्की हल्की सी शर्म भी। शुभ बोलता है कि हाय हाय मेरी पिकाचू, जान ही लेकर रहोगी क्या? सच में कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आज। मैं भी तुमको ऐसे ही बाइक पर लेकर आऊंगा एकदम से फिल्मी स्टाइल में। तभी वहां पर नरेन आ गया था और नरेन को देखकर शुभ भी एकदम से चुप हो गया था और फिर वो वापस से वहीं पर चला गया था जहां से अभी आया था। सौम्या ने भी नरेन की तरफ देखकर कहा कि आप भी ना बच्चे हैं क्या, थोड़ी हंसी मजाक भी कर लिया करिए तो क्या ही हो जाएगा। नरेन बोलता है कि तो फिर कर लें हंसी मजाक, मैं भी कब मना कर रहा हूँ इन दोनों को हंसी मजाक करने के लिए, लेकिन शादी के बाद अभी बिल्कुल भी नहीं करना इन्हें हंसी मजाक। अभी दिशा की पढ़ाई करने का टाइम है। वैसे भी मिस्टर प्रताप ने खुद ही कहा है कि शादी अगले साल होगी, इस साल शादी नहीं हो रही है इन दोनों की। दिशा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से खड़ी रहती है। सौम्या ने कहा कि वैसे नरेन, उनके रिश्तेदार बहुत ही ज्यादा हैं, गांव से भी देखो कितने लोग आए हैं ना। और कुछ भी कहो, संजय भाई साहब बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखो ना संध्या भाभी कैसे हर वक्त हर इंसान के पैर छू रही हैं, और साथ ही साथ अवनी भी कितनी ज्यादा पैसे वाली है, वो भी सबके पैर छू रही। लगता ही नहीं इन लोगों का पैसों का घमंड है। नरेन ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि तो फिर पैसा है ही कहाँ इनके पास, ये तो बस दिखावा ही दिखाते हैं। ये बात दिशा को बहुत ही ज्यादा बुरी लग गई थी, बहुत ही ज्यादा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा था अपने पापा से। तभी सौम्या बोलती है कि ऐसा क्यों कहते हो आप, है तो कितना ज्यादा पैसा इनके पास, मैंने तो सुना है कि 6 फैक्ट्रियां हैं और बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है, गांव में भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, तभी तो गांव से इतने सारे लोग आए हैं इनकी सगाई में। नरेन ने एक नज़र दिशा की तरफ देखा और फिर वो समझ गया था कि दिशा को प्रताप खानदान की बुराई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो नरेन ने भी अगले ही पल मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इनके चाचू भी है ना, गंजे चाचू है ना दिशा, इनका एक चाचा है ना, गंजा चाचा, वो नहीं आया है, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सुनकर तो दिशा हैरानी से अपने पापा को देखने लगी थी और फिर वो भी पार्टी में गंजे चाचा को ढूंढने लगी थी, जो कि उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो दिशा का दिमाग भी खनक गया था। दिशा कुछ बोलती उससे पहले ही नरेन ने कहा कि दिशा, गंजे चाचू हैं भी या फिर शुभ ने तुमसे दोस्ती करने के लिए ही बस ऐसे ही झूठ बोला था। दिशा काफी ज्यादा हैरानी से नरेन की तरफ देख रही थी। तो नरेन ने भी अपना चश्मा, जो कि अभी नजर का था, वो हल्के से ठीक किया और बोलता है कि चलो छोड़ो ये सारी बातों को, ये बताओ कि तुम कुछ खाओगी क्या, तुम्हारे लिए लेकर आऊं। दिशा ने हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी और इस वक्त तो अब उसे भी गंजे चाचू का ख्याल आ गया था। नरेन ने सौम्या की तरफ देखकर कहा कि डियर वाइफ, तुम कुछ खाओगी क्या? सौम्या बोलती है कि हाँ, मुझे जूस लाकर दे दीजिए। नरेन ने भी हल्का सा सर झुकाया और बोला कि जी मोहतरमा, अभी लेकर आया आपके लिए जूस। इतना कहकर नरेन भी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया था। तो वहीं दिशा का दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो गया था, क्योंकि सच में उसे गंजू चाचू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे और फिर बार बार उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी कि क्या सच में गंजे चाचू है या फिर नहीं है। क्या सच में शुभ ने उससे झूठ तो नहीं बोला था कि वो गंजे चाचे का बेटा है। ऐसी ही ना जाने कितनी ही बातें दिशा के दिमाग में बार बार अब घूमने लगी थी और फिर इन्हीं सारी बातों का जवाब अगर उसे कोई दे सकता था तो वो थी दादी, क्योंकि दादी को इन सब चीजों के बारे में सब कुछ पता था। दिशा भी अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे सीधा दादी के पास गई और फिर वहीं नरेन भी दिशा की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर तक तो वो दिशा को ही देखता रहता और फिर अंदर ही अंदर वो थोड़ा सा खुश भी हो रहा था। फिर वो वॉशरूम में चला गया। उसने भी वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और फिर नाचना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे अब शुभ और दिशा का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो किसी भी कीमत पर शुभ के साथ उसकी शादी नहीं करना चाहता था। दिशा को अगर शुभ के झूठ के बारे में पता चल जाता तो शायद वो खुद ही इस रिश्ते को तोड़ देती और फिर यही सब कुछ याद करके
अब नरेन भी अपनी खुशी को जाहिर कर रहा था। अब सबके सामने तो वो डांस कर नहीं सकता था, इसीलिए वो अब बाथरूम में आकर अकेले में ही नाच रहा था। और फिर गाना भी कौन सा चल रहा था, ठुस ठुस वाला खुश रहे, जो कि ये गाना अभी बाहर डीजे पर चल रहा था। इसीलिए नरेन भी अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और फिर जोर जोर से बाथरूम के आकर कूद कूद कर नाचने लगा। लेकिन तभी उसने खुद को मिरर में देखा तो वो एकदम से रुक गया था, क्योंकि शुभ, जो कि जेब में अपने हाथ को डालकर अपने ससुर जी की तरफ ही घूर घूर कर देखे जा रहा था, उसे अपने ससुर जी की खुशी देखकर भी समझ आ गया था कि हो ना हो ससुर जी ने उसे चेक एंड मेट कर दिया है, जरूर कोई ना कोई कांड तो वो करके आए हैं। शुभ भी अब नरेन की तरफ ही घूर कर देख रहा था। नरेन ने भी जल्दी से अपने हाथों को धोया, जैसे वो शुभ को दिखाना चाहता हो कि वो तो वॉशरूम में ही था और वो हाथ धुलने के लिए निकला है। शुभ भी नरेन के बराबर में आकर हाथ धोने लगा और बोला कि क्या बात है ससुर जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको डांस करना भी आता है, और वो भी इतना ज़्यादा खतरनाक। इतना अच्छा डांस कर लेते हैं आप तो पूरे ढुस ढुस वाले धुरंधर ही बन गए हो। नरेन ने भी हाथ धोकर टिश्यू पेपर से अपने हाथों को अच्छे से साफ किया और फिर चश्मे को ठीक किया और बोला कि वो मुझे सबके सामने डांस करते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आती है ना, इसीलिए। इतना कहकर वो 1 मिनट भी वहाँ पर नहीं रुका और फिर झट से उस कमरे से बाहर निकल गया। और फिर वहीं शुभ, जो कि मिरर में खुद को देख रहा था, वो बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ससुर जी ने कुछ तो गलत कर दिया है, इन्होंने कुछ तो बड़ा कांड किया है। मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं बार बार कि ससुर जी ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा कांड किया है, जिससे वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ तो हुआ है, पता लगाना पड़ेगा मुझे। तो वहीं दूसरी तरफ दिशा भी दादी के पास में ही खड़ी हुई थी। दादी ने निहाल और नव्या को दिखाया, जो कि अभी स्टेज पर बैठे हुए थे और सब आकर उन्हें बहुत ही प्यार से आशीर्वाद दे रहे थे और गिफ्ट्स दे रहे थे। दादी बोलती हैं कि दिशा, इसकी शादी हो जाएगी ना, फिर तेरी और शुभ की शादी भी मैं ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही होगी तुम दोनों की शादी। दिशा बोलती है कि दादी, वो सब कुछ तो ठीक है, एक बात पूछूं आपसे। दादी ने कहा कि हाँ हाँ पूछो ना। दिशा बोलती है कि दादी, बहुत सारे लोग आए हैं पार्टी में, मतलब गांव से भी बहुत सारे लोग आए हैं। दादी ने कहा कि हाँ हाँ, गांव से क्यों नहीं आएंगे भला, अरे मेरे संजय ही तो आया था शहर में, पहले हम सब लोग तो गांव में ही रहते थे ना, हमारा बहुत ज़्यादा व्यवहार है गांव में। और ये सब तुम देख रही हो ना, ये सब तुम्हारे दादाजी का खानदान है इतना बड़ा। क्यों तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे, कोई बात है क्या, तुम्हें पसंद नहीं है क्या कोई गांव से आया है जो। दिशा ने मुस्कुराहट के साथ ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोली कि अरे नहीं नहीं दादी, ये कैसी बातें कर रही हो आप भला, मुझे तो आप लोगों ने एक परिवार दे दिया है, मुझे आपका परिवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इन सब को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मैं बस आपसे ये पूछ रही थी कि आपका दूसरा बेटा नहीं आया पार्टी में। और जैसे ही दिशा ने ये बात कही, दादी के चेहरे की रंगत तो एकदम से उड़ गई थी। उसे फ्लैशबैक में कुछ याद आया, लेकिन अगले ही पल उसने भी खुद को संभाला और बोलती है कि कौन सा दूसरा बेटा। अब दिशा को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी और धीरे धीरे अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था। वो भी दादी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि गंजे पापा नहीं आए हैं क्या। दादी के माथे पर तो एकदम से तेहरियां सिकुड़ गई थी और वो बोलती हैं कि कौन गंजे। दिशा की आंखें एकदम से भर आई थी। वो बोलती हैं कि शुभ के बायोलॉजिकल पापा। दादी ने कहा कि मैं कुछ समझी नहीं कि तुम क्या बोल रही हो, संजय ही तो है शुभ के बायोलॉजिकल पापा। ये सुनकर तो दिशा की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे और धर धर करके उसके आंसू टपक गए थे। उसे वो सब कुछ एकदम से याद आ गया था, जो कुछ भी शुभ ने उसे पटाने के लिए किया था। तो वहीं शुभ, उसने भी ये सब कुछ सुन लिया था। उसने भी अपनी हथेली जोर से अपने माथे पर मार ली थी। शुभ ने गुस्से में पलटकर नरेन की तरफ घूर कर देखा तो नरेन भी आराम से सौम्या के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और अपने जूस को आराम से पी रहा था। सौम्या भी जूस पी रही थी और नरेन के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसने सच में बिना कुछ कही तीर सीधा निशाने पर मारा है और सच में उसका ये कांड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। नरेन ने भी अपनी एक एब्रो चढ़ाकर मन ही मन खुद से कहा कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी मैं दिशा से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तुम अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो ना। रुद्र ने भी किट्टू से शादी इसीलिए की थी क्योंकि किट्टू मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब दिशा मेरे पास है और मैं अपनी दिशा के लिए तुमसे कहीं बेहतर अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। मैं तुमसे बिल्कुल भी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। शुभ ने भी हाथ बांधकर मन ही मन खुद से कहा।
गलती कर दी है आपने ससुर जी, बहुत बड़ी गलती। मैं रुद्र भैया नहीं हूँ जो अपनी मासूमियत के चलते पन्नी में गेंदे के फूल लेकर पहुँच जाऊँगा। मैं भी शुभ प्रताप सिंह हूँ। अभी आपने मेरा असली रूप देखा नहीं है। मेरे सामने तो अच्छे-अच्छे घुटने टेक देते हैं। आप तो फिर भी एक रेपुटेड बिज़नेसमैन हो। क्या लगता है आपको कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूँगा? आपका इतना बड़ा कांड इसी तरह से माफ़ कर दूँगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा मैं आपको। अगर मेरी दिशा मुझसे दूर हो गई ना तो फिर मम्मी जी भी आपसे दूर होंगी। नरेन ने भी अपना कोट ठीक किया और फिर मुस्कुराहट के साथ शुभ की तरफ घूरकर देखा। फिर वो भी मन ही मन खुद से बोलता है कि इतना आसान नहीं है कि तुम मेरी सौम्या को मुझसे दूर कर दो। वो क्या है ना कि मैंने सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है सौम्या को मुझसे दूर करने का। शुभ ने भी एक आईब्रो चढ़ाई और फिर मन ही मन अपने ससुर जी की ओर देखकर मन से कहा कि सबूत तो पैदा भी किए जा सकते हैं ससुर जी, और फिर मुझे कौन सा आप दोनों का डाइवोर्स कराना है। बस मम्मी जी के मन में थोड़ा सा शक ही तो पैदा करना है, वो तो मैं आराम से कर दूंगा। मुझे उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शुभ भी पलट कर वहां से जाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने एक नजर वापस से अपने ससुर जी की तरफ देखा और फिर मन ही मन बोलता है कि एक और बात ससुर जी, मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा आपको। चाहे तो क्या आप पूरी यूनिवर्स में ढूंढ लीजिएगा, आपकी दिशा को कहीं मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वहीं नरेन भी छोटी आंखें करके शुभ की तरफ देख रहा था और फिर खुद से बोलता है कि कुछ नहीं होगा तुमसे। वहीं सौम्या भी अपना जूस खत्म कर चुकी थी। नरेन ने सौम्या के हाथ से गिलास लिया और फिर वेटर की ट्रे में रख दिया और फिर उसने भी सौम्या के सिर को बहुत ही प्यार से अपने सीने पर रखकर उसकी बाजू को सहलाते हुए बोला कि सौम्या, एक बात पूछूं तुमसे। सौम्या ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोलती है कि पूछिए ना। नरेन बोलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सौम्या ने भी अपनी नज़र उठाकर नरेन की तरफ थोड़ा हैरानी से देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है कि अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ये क्या पूछ रहे हो। नरेन बोलता है कि प्लीज़ बताओ ना, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। सौम्या बोलती है कि घर जाकर बताऊंगी आपको, अभी नहीं बताना है मुझे। नरेन ने भी हल्का सा झुककर सौम्या की नाक से अपनी नाक को रगड़ दिया और फिर प्यार से उसे देखने लगा। सौम्या भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी और फिर आंखें फाड़कर नरेन की तरफ देखने लगी थी। नरेन कभी भी पब्लिक में तो कभी भी इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं होता था, लेकिन बेचारा नरेन, उसकी भी मजबूरी थी। अगर उसे सौम्या का पूरा विश्वास अपने लिए जीतना था तो फिर उसके लिए थोड़ा सा रोमांटिक तो उसे बनना ही पड़ता। सौम्या के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी दूसरी तरफ देखने लगी थी। नरेन का ध्यान अब पूरी तरीके से सौम्या पर ही टिका हुआ था, लेकिन नजरें तो अभी दिशा की ओर ही जा रही थी और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो खुश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। आज पहली बार उसे अपनी बेटी के आंसू अच्छे लग रहे थे और उसे बहुत ज़्यादा शांति दे रहे थे। तो वहीं दिशा भी अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक वेटर के पास गई और फिर उसकी ट्रे में से पानी का गिलास उठाया और उसे पीने लगी। तभी संजय भी अपने साथ एक बिजनेसमैन को दिशा के पास लेकर आ गया था और वो बहुत ही प्यार से दिशा की तरफ देखकर बोलता है कि मिस्टर वरिष्ठ, ये है दिशा। दिशा नरेन पुरोहित की बेटी है, इसी से मेरे शुभ की शादी होने वाली है बहुत ही जल्द। इसीलिए मैं आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पहले से ही दिशा पसंद है। मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद ही मिल लीजिए दिशा से। मेरे शुभ ने अपने लिए लड़की पहले से ही पसंद की हुई है। मिस्टर वरिष्ठ ने भी दिशा की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोलते हैं कि अरे मिस्टर प्रताप, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था आपसे, लेकिन शुभ की पसंद ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। संजय ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मिस्टर वरिष्ठ भी वहाँ से चले गए थे। उनके जाते ही संजय ने दिशा की तरफ देखा और फिर अगले ही पल एकदम से भांप लिया कि दिशा इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा रोई हुई है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी टपक ही रहे थे। संजय ने कहा कि दिशा, क्या हुआ है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है क्या? शुभ ने कुछ शरारत की है क्या तुम्हारे साथ? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? दिशा ने भरे हुए गले से कहा कि पहले आप मुझे बताइए अंकल, क्या आपका कोई गंजे भाई है या फिर नहीं? ये सुनकर तो संजय के चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो एकदम से गायब हो गई थी। उसने एक नज़र शुभ की तरफ देखा, जो कि अभी निहाल के गले में लगकर झूठ झूठ के रोने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा हो। शायद उसने निहाल को सब कुछ बता दिया था। संजय ने फिर दिशा की तरफ देखा
देखा और फिर बोला कि उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया है। सच में वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है बेटा। मैं जानता हूँ कि उसने तरीका गलत अपनाया था तुम्हें अपनाने के लिए, लेकिन उसका प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है। सच्चा प्यार करता है वो तुमसे। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुमसे शादी भी करना चाहता है। आज से पहले कभी भी किसी भी लड़की के करीब नहीं गया है वो। तो उसे भी नहीं पता था कि किसी लड़की को कैसे बात की जाती है, किसी लड़की को कैसे प्यार से अपने तरफ किया जाता है, कैसे उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई जाती है। तेशा बोलती है कि बस कीजिए अंकल, बस कीजिए आप। मैं आपको पापा बोलती थी ना, अपना समझती थी आपको, लेकिन आपने भी वही किया जो शुभ ने मेरे साथ किया। आपने भी गलत बोला है मुझसे, झूठ बोला है। पूरी फैमिली ने मुझे पागल बनाया है, पागल। इतना कहकर दिशा भी दूसरी तरफ चली गई और वो इस वक्त पार्टी में नहीं रहना चाहती थी बिल्कुल भी। तो वहीं संजय भी अभी दिशा की तरफ ही देख रहा था, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। फिर उसने दूसरी तरफ देखा जहाँ पर उसका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर उसने शुभ और निहाल को देखा तो शुभ और निहाल जो कि आपस में ही बातें कर रहे थे और दोनों ही थोड़ा सीरियस लग रहे थे। जाहिर सी बात है कि उन दोनों को देखकर लग रहा था कि शुभ भी अपनी बातें निहाल को इस वक्त बता रहा है और फिर निहाल उसे बहुत ही ज़्यादा समझा रहा है। धीरे धीरे पार्टी भी खत्म हो गई थी और फिर पूरी प्रताप फैमिली सीमा जी, सुरेश जी और नव्या को छोड़ने के लिए बाहर आ गई थी। नव्या ने भी तिरछी नज़रों से बहुत ही प्यार से निहाल की तरफ देखा और फिर उसे आंखों ही आंखों में बाय कहा। निहाल भी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ उसे बाय बोल देता है और फिर नव्या भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई थी। सुरेश जी और सीमा जी भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए थे और फिर देखते ही देखते ओबरॉय फैमिली वहां से चली गई थी। उन लोगों के जाते ही संजय ने संध्या की ओर देखा और बोला कि ऐसे क्यों मुस्कुराकर उन्हें बाय कर रही हो तुम्हें? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटी की वजह से एक और कांड हो गया है अब। संध्या ने भी हैरानी से गर्दन घुमाकर शुभ की तरफ देखा तो शुभ भी अपनी नजरों को इधर उधर करने लगा था, क्योंकि वो भी जान गया था कि अब तो उसका कांड सबके सामने आने वाला है। संध्या ने भी संजय की तरफ देखकर कहा कि घर चलकर बात करते हैं। संजय बोलता है कि हाँ, घर चलकर ही बात करेंगे अब। तभी वहां पर नरेन और सौम्या आ जाते हैं। दिशा भी उनके साथ में ही थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो अपने आंसू को जैसे तैसे रोक रही है। उसे सच में शुभ का झूठ बोलना बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और अंदर ही अंदर अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रही थी। संजय ने भी नरेन की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोलता है कि मिस्टर नरेन, आप भी जा रहे हैं क्या? नरेन ने कहा कि हाँ, जाना तो पड़ेगा ही मिस्टर प्रताप। जाएंगे नहीं तो फिर वापस कैसे आएंगे? संजय जानता था कि नरेन मौके का फायदा जरूर उठाएगा। उसने भी बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके कहा कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि रुद्र जाओ, अपने ससुर जी की गाड़ी में रिटर्न से गिफ्ट रखवा दो। जाओ जल्दी से, ये सारा काम तुम्हें करवाना है। तभी सौम्या बोलती है कि अरे नहीं भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है? हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हम अपनी बेटी के घर से लेकर थोड़ी ना जाएंगे। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ हमारी बेटी का ही तो है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज कुछ भी मत दीजिएगा हमें। सौम्या इतना मीठा बोलती थी कि सबको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। तो वहीं नरेन ने भी सौम्या की बातों का सहारा देते हुए कहा कि अब बीवी ने बोल दिया है तो फिर रहने ही दीजिए। भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। संजय ने भी शुभ की तरफ देखा तो शुभ भी इधर उधर देखने लगा था। संजय ने कहा कि क्या बात है, बताइए ना। नरेन ने हाथ जोड़कर कहा कि बुरा मत मानना मिस्टर प्रताप। फिर उसने दादी और दादाजी की तरफ देखा और फिर बोलता है कि अंकल आंटी, आप भी प्लीज बात को समझना, बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। तभी दादाजी बोलते हैं कि अरे मिस्टर पुरोहित, बताइए ना कि आखिर बात क्या है। सब परिवार वाले ही तो है ना, कोई किसी की बात नहीं समझेगा तो फिर परिवार कैसा? सब आपकी बात समझेंगे। नरेन बोलता है कि फिर भी मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है। दादाजी बोलती हैं कि बेझिझक कहो नरेन, क्या बात है? नरेन ने कहा कि दिशा शुभ से शादी नहीं करना चाहती है। और ये सुनकर तो शुभ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर पूरी प्रताप फैमिली हैरानी से शुभ को देखने लगी थी। शुभ ने अपने कंधे एकदम से उचका दिए थे, जैसे कहना चाहता हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ ससुर जी का ही किया धरा हुआ है। तो वहीं नरेन भी अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नरेन बोलता है कि देखिए, इसमें शुभ की गलती नहीं है, शुभ ने कुछ भी नहीं किया है। आप उसे ऐसे बिल्कुल भी मत देखिए, ये तो दिशा का ही डिसीजन है, वो खुद ये डिसीजन ले रही है। मैं इससे कई बार पूछ चुका हूँ, लेकिन यही रीजन बता रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है। तभी संध्या भी दिशा के पास आ जाती है और उसने दिशा की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोलती है कि क्या बात है दिशा, कुछ हुआ है क्या तुम्हें? अगर कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे बताओ, क्यों नहीं करना चाहती हो तुम शुभ से शादी?
मेरा शुभ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा-सा बचपना करता है, लेकिन जब ये घर में रहता है ना तो फिर रौनक रहती है। ये 2-3 दिन के लिए घर से बाहर या द घर से दूर चला जाए ना तो फिर पूरा घर सूना हो जाता है। बताओ ना क्या हुआ है? दिशा की आँखें हल्की-सी नम हो गई थी और इतने में ही किट्टू आगे आ जाती है और बोलती है कि दिशा, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ ना। देखो, किसी से भी कुछ मत छुपाओ, अगर शुभ ने कुछ कहा है तो फिर बता दो, क्यों नहीं करना चाहती हो तुम इससे शादी? ये सुनकर दिशा किट्टू के गले लग गई और फूट-फूट कर रोने लगी। किट्टू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वहीं शुभ भी मन ही मन खुद से बोलता है कि यार, ये पागल लड़की है क्या? इतनी सी बात के लिए इतना ज़्यादा ड्रामा कर रही है। अब ये पूरी बात फैला कर ही मानेगी। लगता है अब सबको सारी बात पता ही चल जाएगी। कोई बात नहीं, देख लूँगा बाप बेटी को मैं। वहीं दिशा भी रोते हुए बोलती है कि शुभ ने मुझसे झूठ बोला है। किट्टू ने दिशा को खुद से थोड़ा-सा दूर किया और फिर बोला कि क्या झूठ बोला है शुभ ने तुम्हें? बताओ मुझे कि आखिर इसने कौन-सा झूठ बोल दिया है तुमसे? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होने वाला है अब शुभ और दिशा के रिश्ते का, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।